हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फायरटेक 2028 में। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में पढ़ा था, इस चैप्टर का टॉपिक जो था ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन। एंड आई होप कि आपको टॉपिक समझ में तो आ ही गया होगा दोस्तों। जिस तरीके से हमने कल उसका एक्सप्लेनेशन देखा, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वो टॉपिक। चलिए दोस्तों, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, जिसको हम इस वीडियो में सीखेंगे, जिस टॉपिक का नाम है रेट कांस्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस एंड अरहेनियस इक्वेशन। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब ये है कि जिस तरीके से हम कल किसी रिएक्शन का रेट लो लिख रहे थे, जैसे R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर स्मॉल a कंसंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्मॉल b, तो इस रेट लॉ के अंदर हम एक कांस्टेंट देख रहे थे जिसे हम बोल रहे थे रेट कांस्टेंट के। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो रेट कांस्टेंट के था, उसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ किस तरीके से है। हालांकि वो कांस्टेंट है, बट रियल में वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में सीखते हैं। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन द रेट कांस्टेंट के इज नॉट रियली अ कांस्टेंट, इट डिपेंड्स स्ट्रांगली ऑन टेम्परेचर। कि जो रेट कांस्टेंट उसमें के है, वो रियली में कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर। और उस रेट कांस्टेंट की डिपेंडेंसी टेम्परेचर के ऊपर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्वांटे अरहेनियस, जिन्होंने 1889 में शो किया और उन्होंने एक एम्पिरिकल इक्वेशन दिया, जिनमें उन्होंने ये बताया कि जो रेट कांस्टेंट के है वो किस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप ये देख सकते हैं दोस्तों, उनका एम्पिरिकल इक्वेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें के इज इक्वल टू ए ई टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, जहाँ पे के है रेट कांस्टेंट और इसकी डिपेंडेंसी आप टेम्परेचर के साथ देख सकते हैं टी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को, इस एम्पिरिकल इक्वेशन को अरहेनियस ने बताया था 1889 में। ठीक है, जहाँ पे के है क्या है, वो स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कांस्टेंट। ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर हम इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर के भी नाम से जानते हैं। और दोस्तों, इन दोनों का यूनिट सेम होता है, ये ध्यान रखिएगा। जहाँ पे ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, जिसका यूनिट जूल पर मोल और केजी पर मोल में हम लिख सकते हैं। और इसका एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि इट इज़ द मिनिमम एनर्जी बैरियर दैट कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट ओवरकम फॉर रिएक्शन टू अकर। इसका मतलब ये है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी यह एक ऐसा मिनिमम एनर्जी बैरियर है जिसको जो भी कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करना ही पड़ता है किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आर है, जिसका मतलब है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन। और टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू किस में होगी, केल्विन में है। और जो भी ये वैल्यू है ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी, इसको हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर कोलिजन। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि हमारे न्यूमेरिकल में क्या करेगा, ए की वैल्यू दे देगा, ए नहीं, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू हमें दे देगा क्वेश्चन में, और बोल देगा कि बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर कोलिजन की वैल्यू कुछ दे देगा, इसका टोटल इसकी वैल्यू दे देगा, तो हमें डायरेक्ट के की वैल्यू निकालो, रेट कांस्टेंट कितना होगा उसका। इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि इसको भी कुछ नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर कोलिजन। हालांकि इसे बहुत कम न्यूमेरिकल, लेकिन फिर भी आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिंपल से इसमें इस वीडियो में हम कुछ नहीं, बस हम यही देख रहे हैं कि जो भी उस रेट लॉ में रेट कांस्टेंट है उसकी डिपेंडेंसी टेम्परेचर के साथ किस तरीके से है, और इस डिपेंडेंसी को अरहेनियस ने बताया था 1889 में, जैसा कि आप डिपेंडेंसी एम्पिरिकल इक्वेशन से देख सकते हैं किस तरीके से। अब मैंने सिंपल से यहाँ पे क्या किया कि जो भी ये इक्वेशन आप हमें एम्पिरिकल इक्वेशन दिख रहा है, इसके दोनों तरफ में हमने नेचुरल लॉग ले लिया। देखिए, ln k इज इक्वल टू ln a इंटू ई टू द पावर माइनस ई अपॉन आर टी। जैसा कि आप जानते हैं कि ln a इंटू बी होता है ln a प्लस ln b, तो ln a प्लस ln इतना कर दिया। और ln इसके बेस में e है, वैल्यू में e टू द पावर कुछ भी हो तो e खत्म हो जाता है और डायरेक्ट आ जाता है e अपॉन आर टी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि कहीं ना कहीं हमें एक स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन देख सकते हैं, देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है,
देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ln k है, ln a है, माइनस ई अपन r को अलग कर दिया और 1/t को अलग कर दिया, और हमने बोल दिया कि ये जो है y है, ये है c, ये है m, ये है x, यानी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, निगेटिव स्लोप स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हमें ग्राफ बना सकते हैं ना स्ट्रेट लाइन की। चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये ln k और 1/t। ln k था, क्या था हमारा y, ठीक है, 1/t क्या था x, और ये क्या था c, y इंटरसेप्ट, और स्लोप क्या था दोस्तों EA/r। माइनस रिप्रेजेंट सिर्फ ये करता है कि उसका स्लोप निगेटिव है, ठीक है, लेकिन उसकी वैल्यू EA/r के बराबर होगी। ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब मैंने क्या किया कि जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी कर रहा है वैसे वैसे हमारा रेट कांस्टेंट कहीं ना कहीं वेरी कर रहा है। इसका मतलब जो रेट कांस्टेंट है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो हम एक ऐसा कंडीशन लेते हैं जिसमें हम दो टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है, T1 और T2, और उसके ऊपर उसका रेट कांस्टेंट K1 एंड K2 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास जब टेम्परेचर T1 था तो उसका रेट कांस्टेंट K1 था, और जब उसका टेम्परेचर T2 हो गया तो उसका रेट कांस्टेंट K2 हो गया। तो पहला केस मान के चलते हैं कि जब टेम्परेचर T1 था तो हमारा रेट कांस्टेंट K1 था। तो क्या इस कंडीशन पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं क्या? आराम से लिख सकते हैं। ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपन आर T1, जहाँ k और t था वहाँ k1 और T1 कर दिया। उसी तरीके से टेम्परेचर T2 के ऊपर अगर रेट कांस्टेंट K2 है तो हम लिख सकते हैं ln k2 इज इक्वल टू ln a माइनस ई अपन आर T2, यानी ln k2 यहाँ पे T2। अब हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन 1 और 2 है इसमें से मैंने क्या किया कि इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हटा दिया। तो क्या किया कि नाउ इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 वी गेट ln k2 माइनस ln k1 इज इक्वल टू ln a माइनस ये अपन आर T2 माइनस, यानी ये माइनस ये किया, इसको सोल्व किया तो हमें फाइनल वैल्यू ये देखने के लिए मिल गया। यानी दोस्तों आप इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, जो कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट अरनियस इक्वेशन। यानी अगर आपके पास एक ऐसा न्यूमेरिकल दिया हो जिसमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 के ऊपर K1 की वैल्यू दी हुई हो, किसी टेम्परेचर T2 के ऊपर K2 की वैल्यू दी हुई हो, तब आराम से इस बाई यूजिंग दिस इक्वेशन आप एक्टिवेशन एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए इसमें हम देखते हैं न्यूमेरिकल दोस्तों। ठीक है, यानी हमारे पास अभी दो इक्वेशन देखने के लिए मिला। पहला इक्वेशन कौन सा देखने के लिए मिला, जो हमें आरएनएस इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन कौन सा है दोस्तों, ये है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है इसमें। अब चलिए हम देखते हैं एक न्यूमेरिकल, बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल, जिसमें हम दोनों जो हमारे पास इक्वेशन है उन दोनों का यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए हमारे पास देखते हैं ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, देखिए न्यूमेरिकल में बढ़िया क्या लिखा हुआ है। द रेट कॉन्स्टेंट फॉर एन एलिमेंट्री कंबशन रिएक्शन इज K1 इज इक्वल टू इतना, K1 दिया है, टेम्परेचर T1 इतना दिया हुआ है, K2 है, एक टेम्परेचर T2 है। ठीक है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द एक्टिवेशन एनर्जी EA एंड द फ्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A, और R की वैल्यू हमें बताइए 8.314 जूल पर मोल केल्विन होता है। चलिए इसको सोल्व करते हैं। यानी हमें क्या गिवन है, यहाँ पे K1 दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है, K2 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो हमें EA निकालना है। तो हम यहाँ से आसानी से ये निकाल सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम इक्वेशन ये लगाते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन लगाएंगे। ln k2 बाई K1 इक्वल टू EA/R 1/T1 माइनस 1/T2। हमें K2 पता है, K1 पता है, R पता है, T1 पता है, T2 पता है। आराम से सोल्व करेंगे, हमारी EA की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे बहुत ही आसान है न्यूमेरिकल, कोई बहुत बड़ा हार्ड न्यूमेरिकल नहीं है। सिंपल से हमें वैल्यू पुट करना और आंसर निकालना है। ठीक है, हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है, ए क्या है, फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसको कैसे निकालेंगे, तो हम चलेंगे जो आरएनएस इक्वेशन, जो रियल आरएनएस इक्वेशन है, जो मॉडिफाइड नहीं है, जो रियल आरएनएस इक्वेशन वहाँ चलते हैं। ठीक है, तो चूंकि वो जो इक्वेशन हमें देखने के लिए मिलता है वो इक्वेशन क्या है दोस्तों, वो इक्वेशन था हमारा ये था ना, वो इक्वेशन हमारा क्या था, वो इक्वेशन था K इज इक्वल टू A e⁻⁻e/RT। ठीक है, वो तो किसी पर्टिकुलर K किसी टेम्परेचर T के ऊपर था। तो मान लेते हैं यहाँ पे कि उस A, यानी हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालने के लिए हम मान लेते हैं कि हम टेम्परेचर T1 और रेट कांस्टेंट K1 के ऊपर हम यूज करते हैं, और आराम से हम एक्सपोनेंशियल फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। हालांकि यहाँ पे हमें K की वैल्यू 2 दी हुई है, K1 K2 भी है, T1 T2 भी है। तो हम कौन सा K यूज करें, कौन सा T यूज करें, तो क्योंकि हमें A निकालना है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जिस तरीके से जो हमारे पास आरएनएस इक्वेशन का इक्वेशन है उससे हम आसानी से हम A निकाल सकते हैं। तो चलिए मान के चलते हैं कि हम K1 और T1 ले लेते हैं। ठीक है, A निकालने के लिए। तो जिस तरीके से हमारा रियल जो आरएनएस इक्वेशन था वो था K इज इक्वल टू Ae⁻⁻e/RT। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास K1 के ऊपर निकालते हैं और T1 के ऊपर निकालते हैं। K1 T1 का यूज करके हम A की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो K1 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, A निकालना है, EA भी मैंने अभी निकाला 185, यूनिट वगैरह लिखा हूँ ताकि
यूनिट वगैरह लिखने से क्या होता है दोस्तों ना कि यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। जैसे यहाँ पे किलो जूल कहीं लिखा होता है, कहीं जूल लिखा होता है, तो कहीं ना कहीं हम किलो को हम नहीं समझ पाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब किलो जूल लिखते हैं तो जब काटते हैं जूल और किलो जूल को तो लगता है कि नहीं हम नहीं काट सकते हैं, तो किलो कहीं ना कहीं हम जूल में कन्वर्ट करते हैं। इसलिए मैं यूनिट लिख करके आप करिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसलिए कोशिश करिए कि जब भी आप इसकी वैल्यू वगैरह रखें, ई की वैल्यू रखें, आर की वैल्यू रखें, T1 की वैल्यू रखें, तब यूनिट वाइज रखें, ताकि यूनिट प्रॉब्लम ना हो। आपका यूनिट कट जाएगा तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइएगा, क्योंकि e⁻ जो भी आएगा वो क्या आना चाहिए, यूनिटलेस क्वांटिटी आना चाहिए, ठीक है। आपको इंश्योर करना है कि इसको यूनिटलेस लेके आना चाहिए, पैसे भी करके लेके आए, ठीक है। जिस तरीके से यहाँ पे आर की वैल्यू जूल पर मोल केल्विन दिया हुआ था और हमारा ये की वैल्यू किस में आई थी, किलो जूल में आई थी, ठीक है। तो मैंने इसको जूल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, ताकि हमारे पास जो भी वैल्यू आई वो सही है। अब आराम से यहाँ से सॉल्व करके ए की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आप K1 T1 का यूज करके ए की वैल्यू निकालें या K2 T2 का वैल्यू रख करके आप ए निकालें, दोनों कंडीशन में ए की वैल्यू सेम आएगी दोस्तों, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर T1 और रेट कॉन्स्टेंट Q1 के ऊपर आप रख करके आप एक्टिव जो भी हमारे पास ए की वैल्यू है, जो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमने आज की वीडियो में क्या सीखा दोस्तों, सीधी सी बात हमने ये सीखा कि जो भी रेट लॉ के अंदर रेट कांस्टेंट होता है उसकी स्ट्रांगली डिपेंडेंसी ऑन द टेम्परेचर किस तरीके से होता है, वो डिपेंडेंसी अरेनियस ने दिया था हमें। उन्होंने अपना इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन को मैंने कुछ मॉडिफाइड किया, जिसमें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर कुछ रेट कांस्टेंट K1 मान लिया, किसी टेम्परेचर T2 के ऊपर रेट कांस्टेंट K2 मान लिया, और उससे मैंने इक्वेशन निकाल के फिर उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिया, और जिसमें दोनों इक्वेशन मॉडिफाइड अरेनियस इक्वेशन और जो हमारे पास रियल अरेनियस इक्वेशन का यूज करके हमने एक्टिवेशन एनर्जी निकाला, फिर एक्सपोनेंशियल फैक्टर वगैरह निकाला, ठीक है। और भी हम कुछ निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये, ठीक है दोस्तों। अब हम अपने अगले वीडियो में इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।